सारी चीज़ें, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बहुत कुछ क्या। बिलीव मी, क्वांटम मैकेनिक्स जो एक्चुअल है, जो मतलब आप सब कोई डरते हो साइंस से, राइट? क्वांटम मैकेनिक्स, स्क्रोडिंगर इक्वेशन या स्क्रोडिंगर का समीकरण, आज से स्टार्ट करेंगे। तो आज से प्लीज ये जो कंसेप्ट होंगे लगातार आप एब्सेंट मत होना कोई, ठीक है? क्योंकि जो बेस कंसेप्ट तैयार होता है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो हम तो आज से स्टार्ट करें, फ्रॉम टुडे होंगे। तो आप बोल दो कि फिजिकल मीनिंग, कोई लिखना नहीं, अभी सिर्फ समझना, ये सब मैं बस ऐसे पढ़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या जानना चाहोगे कि पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? क्या देखो, सबसे पहले हमारे पास ई रहता है जिसे हम मोमेंटम कहते हैं या संवेग। फिर हमारे पास एच रहता है हैमिल्टोनियन। ये आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ने को मिलता है। तो हैमिल्टोनियन ठीक है, समय टाइम तो टी तो रहेगा ही हमारे पास। अच्छा, हैमिल्टोनियन क्या होता है? ये होती है टोटल एनर्जी, यानी कि पूर्ण ऊर्जा, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। और इस इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हैमिल्टोनियन से हम लोग निकालते हैं, याद रखने वाली बात है क्या कि हैमिल्टोनियन से जब हम dx by dt निकालते हैं, और ये जो इसका हैमिल्टोनियन है, ये क्या होता है? माइनस डेल ऑफ h by डेल p। साथ ही साथ जब हम ये dp by dt निकालते हैं, तो ये क्या हो जाता है? माइनस डेल ऑफ h by डेल x। ये दो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन है, मतलब गति का समीकरण, गति का समीकरण। कब? जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्कशन करते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन अराइज होता है, मैंने ये क्यों बोला, ये बाद में इसका आंसर दूंगी। पहले याद करें कि क्वांटम मैकेनिक्स या किसी अवस्था को, किसी स्टेट को, किसी पार्टिकल को, किसी कण को हम क्यों कह रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल या क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स क्यों कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला तो देखिए हेडिंग डालना, सबसे पहला पॉइंट होता है स्टेट ऑफ अ सिस्टम या स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, अवस्था, अवस्था। अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं देखें किसी सिस्टम की, तो हम कहेंगे कि वो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है। कैसे? एक होता है हिल्बर्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। हिल्बर्ट स्पेस की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ कीवर्ड्स की जानने की जरूरत पड़ती है। हिल्बर्ट स्पेस, या आप बोलोगे हिल्बर्ट आयाम। देखो, मैं आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट बोलूँगी, जो हिंदी मीडियम है, वर्ड हम लोग यूज करेंगे एग्जाम देने लायक। हम लोग बीएससी का जो एग्जाम होता है, जो आपके परमानेंटली कुछ बुक्स होती हैं, उसी में से टीचर्स कभी बनाते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि अगर देखो ये सारे बीएससी वगैरह तो चलिए, इसके बाद क्या करना है, तो इस वजह से मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी इंग्लिश के जो क्वांटम मैकेनिक्स के वर्ड होते हैं, प्लीज उनको याद रखने की कोशिश करें। और मैं आपको बहुत सहज रूप से इन सबको याद करवा दूंगी। डोंट अफ्रेड, मतलब आप भयभीत ना हो, बट करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, जैसे जैसे हम लोग करेंगे वैसे वैसे याद करना पड़ेगा, कोशिश करेंगे, दिमाग पे प्रेशर देना पड़ेगा। तो हिल्बर्ट स्पेस, अच्छा, एक होता है स्टेट वेक्टर, स्टेट वेक्टर यानी कि आप बोलोगे कि अवस्था सदिश, ठीक है, अवस्था सदिश। अब मैं आपको ये कहूंगी कि वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना साई जो है ना, वो एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, यानी कि एक सदिश है, सदिश है, जिसकी सदिश होगी तो यानी कि उसकी एक डायरेक्शन होगी और उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, एक वैल्यू होगी और एक दिशा होगी। तो साई जो है ये आपका एक सदिश है, ये वेक्टर फंक्शन है, ये एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखनी है। अब ये जो साई है उसने बोला है ऐसे बहुत सारे स्टेट वेक्टर्स को मिला के ये साई बना है। और स्टेट वेक्टर्स, अब मैं बोलूंगी कि मान लो
ये ए है कोई अवस्था, ये बी है कोई अवस्था, सी है कोई अवस्था, डी है कोई अवस्था। दीज आर सम ऑफ द स्टेट्स एंड दीज आर द स्टेट वेक्टर्स। ये कोई क्या है, स्टेट्स हैं और ये सारे के सारे क्या है, स्टेट वेक्टर्स हैं। अब इन सब का क्या है, सुपर पोजिशन हुआ है। क्या हुआ है, सुपर पोजिशन। ठीक है, इन सब का क्या हुआ, सुपर पोजिशन हुआ और सुपर पोजिशन से एक स्टेट बनी साई, एक स्टेट बनी साई। अब ये साई क्या है, ये हिल्बर्ट स्पेस में लाई कर रहा है और ये सब भी क्या है, हिल्बर्ट स्पेस में ही लाई कर रहा है, मतलब हिल्बर्ट स्पेस में ही ऑकर होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो स्टेट बन रहा है वो एक स्टेट वेक्टर है और ये कई सारे स्टेट वेक्टरों के सुपर पोजिशन से ये साई नामक स्टेट बन रहा है और ये सभी के सभी का है, कहाँ रहते हैं, हिल्बर्ट स्पेस में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। स्टेट फंक्शन की बात कर रहे हैं, स्टेट वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो ये हिल्बर्ट स्पेस में ही सब कुछ रहता है। या आप बोलोगे कि जो स्टेट फलन या अवस्था फलन है, ये सारे के सारे कहाँ रहेंगे, स्टेट। ये तो सबसे पहला हो गया। दूसरा इसका जो पोस्टुलेट है, दूसरे पॉइंट पे ये कह रहा है कि जो ऑब्जर्वेबल होंगे या जो ऑपरेटर्स होंगे, ऑब्जर्वेबल प्लस ऑपरेटर्स यानी कि संकारक, ये भी हमें काफी ध्यान से चुनना पड़ता है। यानी डायनामिकल ऑब्जर्वेबल्स होते हैं, डायनामिकल होते हैं, डायनामिकल माने कि ये मेजरेबल जो क्वांटिटीज होती हैं, ऑब्जर्वेबल्स होते हैं, मतलब जो चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है, जैसे संवेग ऑब्जर्व करना है या पोजीशन ऑब्जर्व करनी है, तो ये सारे क्या है, ऑब्जर्वेबल्स कहते हैं, जिसे हम देखना चाहेंगे। ठीक है, ये डायनामिकल है। अब ऑपरेटर या संकरक क्या है, ये जो ऑपरेटर्स है ये ऑब्जर्वेबल पर काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं और काम करने के बाद एक वैल्यू निकालते हैं, एक मान निकालते हैं। ठीक है, और वो एक कंप्लीट सेट बनाते हैं, एक कंप्लीट पूरा का पूरा पैकेज बनाते हैं। ठीक है, और इन आइगन वेक्टर्स, कंप्लीट सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स पर काम करते हैं। आइगन वेक्टर्स, आइगन सदिश, आइगन वेक्टर्स या आप बोलोगे आइगन सदिश, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज या आइगन मान, या ओवरऑल रूप से अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि मान लो कि हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर स्टेट है या वेक्टर अवस्था है और उसके ऊपर मैंने एक ऑपरेटर लगाया तो हमें कुछ मान मिला। जैसे कि मान लो ओवरऑल मैं इस पूरे के पूरे चीज को एक जगह पे बार बार इस्तेमाल करूंगी। मान लो ये जो हैमिल्टोनियन मैं बोलती हूँ ना, हैमिल्टोनियन ये एक्चुअली एक ऑपरेटर है या आप बोलोगे एक संकारक है और इसके अंदर आपकी टोटल ऊर्जा रहती है। कौन कौन सी ऊर्जा रहती है आपकी, मेनली दो ऊर्जा रहेगी, जो आपकी एक गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी रहेगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगी और हम इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये एक ऑपरेटर है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम यांत्रिकी में जब भी हम किसी ऑपरेटर या संकरक को लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, वो ऑपरेटर हो जाएगा और उसके सर पर हम लोग एक, उसके सर पे हम लोग एक ऐसा कैप बनाते हैं जब भी ऑपरेटर या संकारक लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगी, मान लो अभी मैंने बोला कि साई एक आइगन वेक्टर रहेगा या आइगन फंक्शन रहेगा, तो इसके ऊपर जब हम एक ऑपरेटर लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक वैल्यू मिलेगी और जिसे हम आइगन वैल्यू या आइगन मान कहेंगे और ये हमारा एक फंक्शन रहेगा। समझ में आ रहा है? अभी बोल दोगे मैम ये कट जाएगा आपस में, नहीं होगा, नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर जो रहेगा वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैट्रिक्स सॉल्व करते हो ना, मैट्रिक्स फॉर्म में रहेगा और ये एक वैल्यू रहेगी। ये एक वैल्यू में भी, ये वैल्यू आपकी इमेजिनरी काल्पनिक हो सकती है, वास्तविक रियल वैल्यू हो सकती है। ये हमारे ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारा संकारक किस प्रकार का है।
पढ़ेंगे हम लोग, एक पूरा का पूरा चैप्टर संकारक के ऊपर पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ओवरऑल आपको ये कब पता है, कंप्लीट सेट मिलता है, एक कंप्लीट घर मिलता है जहाँ पर ये पूरे अच्छे से सजे हुए होते हैं। इतना आप समझना, क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बताऊंगी कि देखिए आपको बार बार कंफ्यूजन होगा कि साई कहाँ पर है, मतलब ये स्टेट वेक्टर्स के फॉर्म में है या कंप्लीट वेव फंक्शन के फॉर्म में। तो ध्यान रखना कि जो साई होता है ना, ये साई एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश है, वेक्टर है या बोलो सदिश है। अब इसके भी सदिश ये क्या है, आर को भी पकड़ता है और टी को भी, मतलब स्पेस को भी पकड़ा है, मतलब आप बोलोगे कि पोजीशन सारी चीजों को पकड़ा और समय को भी पकड़ा है। ठीक है, तो अगर ये ऐसे लिखा रहे कि साई ऑफ आर टी, इसका मतलब आप समझना कि ये पूरे के पूरे वेव फंक्शन की बात कर रहा है, वेव फंक्शन की बात कर रहा है, जिसमें ये साई ऑफ आर भी रहेगा, e टू द पावर माइनस आई ई टी भी रहता है। ये पूरा का पूरा वेव फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है, याद रखना। ये पूरा का पूरा वेव फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है, हम लोग इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे बाद में। क्लियर है, या आप बोलोगे तरंग फलन। ठीक है, तरंग फलन। लेकिन अगर ये ऐसे रहे, ऐसे रहे, तो आप बोलोगे ये स्टेट वेक्टर्स के बारे में बात कर रहा है, स्टेट वेक्टर बोल दो, या ये स्टेट फंक्शंस के बारे में बात कर रहा है, जिसका कि सुपरपोजिशन वाली बात हम लोग की थी, अवस्था फलन, अवस्था फलन के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है ना, क्लियर है, क्लियर है। एन क्या डिनोट कर रहा है, ये कौन सी अवस्था में, कितने नंबर अवस्था में है। ठीक है, और ये निकालते कैसे हैं ये आपको भी पता है। मतलब अगर मैं ये एक इक्वेशन, आप ऐसा भी देख सकते हो कभी कभार कि अगर मैं साई ऑफ आर टी को अप्लाई करती हूँ कोई ए ऑपरेटर से, तो मुझे एक फलन मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी, एक मान मिलेगा, और ये मान कुछ इस प्रकार का होगा। कहीं कहीं पर आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आइगन वैल्यू या आइगन मान, जो एक्चुअल वैल्यू निकल रही थी हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी मेजर करते हैं किसी चीज की। कैसे मेजर करेंगे, प्रोबेबिलिटी हम ये मेजर करेंगे कि उस अवस्था में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, किसी भी सिस्टम में उस अवस्था में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे बात करेंगे हम लोग। प्रोबेबिलिटी क्या है, रहने की जो संभावना है, वो हम कैसे बात करेंगे बताइए। ये कह रही हूँ कि हमारा सिस्टम साई एन स्टेट पर है, मतलब हमारा जो इंटायर सिस्टम है वो साई एन अवस्था में है, इसकी प्रोबेबिलिटी या संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी या संभावना क्या क्या है। क्यों, क्योंकि याद रखना क्वांटम मैकेनिक्स पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, संभावनाओं पे काम करती है। ठीक है, तो जब ऐसी अवस्था है तो हमारे पास देखो, या तो हम 1 2 3 4 5 ऐसे डिस्क्रीट तरीके से पढ़ रहे हैं, किसी चीज को गिन रहे हैं, या हम कंटिन्यूअसली किसी डेटा को देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली एक लगातार, एक लगातार। ठीक है, एक लगातार देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, समाकलन जैसी अवस्था आ जाएगी। ठीक है, समाकलन इंटीग्रेशन जैसी अवस्था आ जाएगी, यहाँ पे हम लोग समेशन करते हैं, ऐसा साइन। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा को पढ़ने के लिए हम लोग ऐसी अवस्थाएं का याद करते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि अगर मान लो हमारे पास नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स हैं, या नॉन डीजेनरेट ऑब्जर्वेबल्स है। ठीक है, ऑब्जर्वेबल्स मतलब नॉन डीजेनरेट, मतलब
एक ही ऊर्जा वाले या एक ही जैसे ऑब्जर्वेबल नहीं है। ठीक है, मान लो नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स आप लोग ज्यादा पढ़ते हो, तो इसका मतलब एक ही जैसे अगर नहीं है तो अलग अलग होंगे, एक दो तीन चार करके अलग अलग होंगे। जब वो एक दो तीन चार अलग अलग करके होंगे तो किसी एक में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्यों? क्योंकि उस पूरे सिस्टम का अपना एक साई होगा। उस पूरे सिस्टम का अपना, मैंने पहले दिन भी बताया था कि साई क्या क्या कंटेंट करता है, एनर्जी कंटेंट करता है, उसकी सारी जानकारी साई में ही होती है। किसी सिस्टम को हम लोग एक वेव के द्वारा शो कर रहे हैं, एक एक वेव यांत्रिकी के द्वारा शो कर रहे हैं, वेव मैकेनिक्स के द्वारा शो कर रहे हैं, तरंग मैकेनिक्स यांत्रिकी के द्वारा शो कर रहे हैं, तो उसके साई होगी। क्योंकि साई जो है, जो वेव फंक्शन है, जो तरंग फलन है, उसमें उसकी सारी जानकारियां रहती है, तो उस सिस्टम का साई होगा। और वो जब उस सिस्टम का साई होगा तो वो अपने भीतर सारी जानकारी रखेगा। और मैं बोल रही हूँ कि कौन सी अवस्था में रहने की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो हम कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे कि भाई प्रोबेबिलिटी साई एन की, साई एन में रहने की क्या हो जाएगी? साई ऑफ साई एन, ध्यान रखना। लेकिन ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और नीचे जो है आप करोगे ऐसे। और मैंने पहले भी बोला था कि जो साई होता है वो आपका स्क्वायर जो होगा वो एक्चुअली ऐसा होता है, मतलब एक होता है इमेजिनरी और एक होता है रियल, वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, फलन फलन फलन, क्लियर है ना? तो ये जब हम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ऑब्जर्वेबल नॉट डिजेनरेट, एक समान ऊर्जा बोलो, एक समान नहीं है उसकी, क्लियर? ऑब्जर्वेबल। अगर यही आपकी समेशन में आ जाए तो समेशन, अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ध्यान रखना, जो ये उसका मैग्नीट्यूड का ये हो जाता है, ये क्वांटिटी आपकी ऐसी आ जाएगी, क्लियर है ना? अगर मान लो मेरे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होगा तो हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, अगर हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होगा तो हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, क्लियर? डीपी बाई डी जो ऑब्जर्वेबल होगा उसका, क्लियर? डीपी बाई डी निकालेंगे। वो जब आएगा, क्वेश्चन आएंगे ना इसके, तब आपको इस चीज को समझना और इजी हो जाएगा। बिलीव मी, जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस चीज को समझना और इजी हो जाएगा। अब देखो, मैंने आपको लास्टली बोलेंगे कि टाइम एवोल्यूशन, लास्ट हम जो टॉपिक है उसके बाद हम आज इसको बंद करेंगे। टाइम एवोल्यूशन यानी कि समय, ये कैसे कर सकते हैं? देखो, मैंने आपको बोला कि साई जो है आर और टी का फंक्शन होता है। साई किसका फंक्शन होता है? आर और टी। तो इसका मतलब एक साइन, ये एक समय पर एक नया इवॉल्व कर रहा है, मतलब एक समय पर एक और वे कहीं उसकी और स्थितियां होगी, डिस्टेंस चेंज हो सकता है, उसकी मोमेंटम चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है टाइम के अलावा। ठीक है, तभी मैंने आपको बोला कि अगर उसका एक इक्वेशन होगा टाइम के अकॉर्डिंग तो वो क्या हो जाएगा? डेल साई ऑफ टी बाई डेल टी इज इक्वल टू आपका आई, और यहाँ पे साई ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, टाइम इवॉल्व ऐसे होता है। ठीक है, टाइम इवॉल्व कैसे होगा? ऐसे होगा, मतलब हैमिल्टोनियन का जब मैं इसके साथ करूंगी और ये इसका डिफरेंशिएशन होगा तो टाइम इवॉल्व होगा, तभी ई टू द पावर माइनस आई ई टी होता है टाइम वाला पार्ट। ये आपका क्या है? टाइम वाला पार्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑपरेटर का जब एच के ऊपर, मैंने अभी बताया ना, ऑपरेटर का जब साई के ऊपर वर्क करवाते हैं तो हमें क्या मिलती है? एक एनर्जी मिलती है, राइट? एक एनर्जी मिलती है जो कि इसकी आइगन एनर्जी होती है ना, यही मैंने अभी बताया। तो ये होता है टाइम एवोल्यूशन या टाइम का उद्भव। हैमिल्टोनियन क्या है? टोटल एनर्जी है। ठीक है, टोटल एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
जो साई है हम दो स्पेस में इसको देख सकते हैं, दो आयामों में देख सकते हैं। एक आप देखोगे कि पोजीशन स्पेस, हम कल इसको डिफाइन करेंगे, और एक हो जाएगा मोमेंटम स्पेस। अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि बस वो समझ में ना आए। कैसे कैसे रटोगे, रटोगे भी अगर हिंदी में तो कैसे रटोगे, बिना समझ के तो रट नहीं पाएंगे। इंग्लिश में भी अगर रटेंगे भी तो कैसे रटेंगे, बिना समझ के कैसे रटेंगे। ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, क्लियर है ना। चलो कल देखते हैं।